पार्ट 5 आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। यह हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियाँ आपको तभी मिल पाएगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। जैसा हम देख चुके हैं, आपके मस्तिष्क के 2 स्तर हैं, चेतन या तार्किक स्तर और अचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं। आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। यह रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ, अगर आपकी आदतन सोच सद्भावपूर्ण और सृजनात्मक है तो आपको आदर्श, सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांति और स्वास्थ्य शरीर हमेशा मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार भर करवाना है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। आपके मस्तिष्क का नियम यह है, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। मनोवैज्ञानिक और विश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, यह उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। विचारों के साहचर्य के अनुसार काम करके यह अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई दिनों, हफ्तों या इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसके तरीके अबूझ हैं। चेतन और अवचेतन में भिन्नताएं। आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन 2 मस्तिष्क नहीं हैं, वे तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के 2 क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए,
आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है और पाचन, रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती है। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। वह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आपके विचार सक्रिय हैं, वे बीज हैं। नकारात्मक या विध्वंसक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सवेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, सही हैं या गलत है। यह तो आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज़ को भी चेतन रूप से सच मान लें, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि आपने चेतन रूप से इसे सच मान लिया था। मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग। मनोवैज्ञानिकों और अन्य शोधकर्ताओं ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए हैं। उनके शोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता है जो तार्किक प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठ हो, और सुझाव मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या कुत्ता या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ की अवस्था में अपने किसी विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि वह अपनी पीठ खुजाए। दूसरे को यह सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। तीसरे को यह सुझाव दे सकता है कि वह संगमरमर की मूर्ति है, तथा चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि तापमान 0 से कम है और वह बर्फ़ की तरह जम गया है। हर विद्यार्थी उसे दिए गए विशिष्ट सुझाव के अनुरूप काम करेगा। वह उन सभी परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर देगा जो उस सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप न हो। यह आसान उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करता है। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। यह हर उस चीज़ को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाए, आपका उपचार करे और आपकी आत्मा को खुशी से भरे। यथार्थवादी और कल्याणवादी का स्पष्टीकरण। चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। यथार्थवादी मन
बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। इसके अवलोकन के साधन आपकी 5 शारीरिक इंद्रियां हैं। आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश से संपर्क का मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। मान लें आप उन हजारों लाखों पर्यटकों में से एक हैं जो हर साल ग्रैंड कैन्यन की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह दुनिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह निष्कर्ष इसकी अविश्वसनीय गहराई, चट्टानों के जटिल आकार, भिन्न भिन्न स्थानों पर रंगों की अद्भुत चित्रकारी के अवलोकन पर आधारित होगा। यह आपके यथार्थवादी मन का काम है। अवचेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन भी कहा जाता है। आपका कल्पनावादी मन अपने माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। यह आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी यथार्थवादी इंद्रियां काम न कर रही हो। दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन शिथिल हो या उन्नीद अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। आपका कल्पनावादी मन आँखों की इंद्रियों के बिना देखता है। यह अतीन्द्रिय क्षमता है। यह कहीं और हो रही घटनाओं को देख व सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से बाहर निकलकर दूर देशों की यात्रा कर सकता है और उस अवसर अक्सर बहुत सटीकता तथा सच्ची जानकारी ला सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठियों के मजमून पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर डिस्क पर डिस्क ड्राइव के प्रयोग के बिना जानकारी भाप सकते हैं। जब आप अपने पर्यायवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं, तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद।